नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि रिवीजन सीरीज है। इसके अंतर्गत 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसमें वह क्वेश्चंस शामिल होंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आने वाली एग्जाम जो है उनमें इनके आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और जो पटवारी की जो भर्ती है उसके लिए भी जो प्रोसेस है वह तेज हो चुकी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में पटवारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो इन्हीं एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए यह सीरीज जो है स्टार्ट की जा रही है, और इस सीरीज का जो है आज यह पहला पार्ट है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, साथ ही लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स या किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह जो बचपन बचाओ आंदोलन है, ये बाल अधिकारों के संघर्ष करने वाला देश का सबसे लंबा आंदोलन है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। कैलाश सत्यार्थी को जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही जो पाकिस्तान की लड़की थी मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था। और यह इनका इनका जो बाल शिक्षा के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान, या इनका जो योगदान था बाल शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए इनको संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही बात करें तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह क्षेत्र साहित्य था। साथ ही इनको जो यह पुरस्कार है 1913 में दिया गया था। और जब इनको यह पुरस्कार मिला तो ये पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। साथ ही आपके लिए हमारे पास कुछ बुक उपलब्ध है जिसमें कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 2500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जुलाई का अभी उपलब्ध है, और बहुत जल्दी आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है वह उपलब्ध होगा। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून तक का है। साथ ही इसमें जो करंट आउटलुक मई जून का भी उपलब्ध है। तो अगर आप जनवरी से मई या अभी वर्तमान तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की जो हमारी बुक्स है उसको परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आप व्हाट्सएप भी हमको कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कुछ और बुक है जिसमें कि रामबाण नोट्स है। साथ ही एनसीईआरटी का सार जो कि 11th 12th का भी है। साथ ही जो एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यह हमारे द्वारा कुछ बुक जो लॉन्च की गई है जिसकी पीडीएफ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। यह जो स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद के भाई और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर बनाया गया है। तो रूप सिंह, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है हॉकी से था। और यह जो मेजर ध्यानचंद जिन्हें कि हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है उनके भाई थे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। तो यह जो क्वेश्चन है अभी 2019 की जो प्री हुई थी एमपीपीएससी की, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि जो रूप सिंह के स्टेडियम है उसका संबंध किससे है। उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें कि क्रिकेट और हॉकी भी दिया गया था, जिसको कि बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि रूप सिंह हॉकी से संबंधित है तो इसमें हॉकी ही टिक करके आए थे, जबकि इसका आंसर क्रिकेट आता। तो यह बात आप याद रख सकते हैं। साथ ही यह वही स्टेडियम है जहां 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था। तो इसी स्टेडियम में 2010 में विश्व का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया था। स्टेडियम में अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की मेजबानी की जा चुकी है, जिनमें से पहला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 1988 में खेला गया था। यह जो स्टेडियम है इसमें डे नाइट मैच की भी मेजबानी कई बार कर चुका है।
तो यह कुछ जानकारी इस स्टेडियम से जुड़ी हुई थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला जो विश्वविद्यालय है वह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में सागर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इंदिरा, और जो दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, जो कि अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है वहां पर स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। साथ ही जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है यह प्रदेश का या मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसे 2019 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। साथ ही कुछ और विश्वविद्यालयों की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय गजराज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। यह प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय है। साथ ही प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान में जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या भोपाल जिले में है। तो यह कुछ इससे जुड़े तथ्य थे जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या की तो वह 230 है। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 230 है, जिसमें एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है और एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 35 है। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो उनकी संख्या 29 है, जिसमें एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है और एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। साथ ही जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है वह भोपाल के अरेरा हिल्स में जो है स्थित है। इसके पूर्व विधानसभा की बैठकें 1919 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में होती थी। तो अभी जो जहां पर जो विधानसभा भवन की बैठकें होती है इसके पहले जो मिंटो हॉल था, जो कि 1919 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा निर्मित किया गया था, वहां पर होती थी। नवीन जो विधानसभा भवन है उसका निर्माण 14 सितंबर 1984 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। जो वर्तमान में जहां पर विधानसभा की बैठकें होती है इसका जो शुभारंभ या इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा उनके द्वारा किया गया था। और जो वर्तमान में जहां पर विधानसभा की बैठकें लगती है उस भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया और इसके जो वास्तुकार है वह चार्ल्स कोरिया थे। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत बार आ चुका है कि जो वर्तमान विधानसभा भवन है मध्य प्रदेश का उसके वास्तुकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब आता है वो आता है चार्ल्स कोरिया थे। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है क्या है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बरगद। बरगद जो है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। राज्य सरकार द्वारा 1971 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसे फाइक्स वेनेगेलेसिस के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। तो फाइक्स वेनेगेलेसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ ही यह जो बरगद है भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। साथ ही अन्य प्रतीक चिन्हों की बात करें मध्य प्रदेश की तो राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है और जो बेटरी प्रजाति का बारहसिंगा आता है वह जो है राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का। साथ ही राजकीय पक्षी दुधराज है, जिसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है और जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो यह इसका वैज्ञानिक नाम बनता है। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली। राजकीय नृत्य राई और राजकीय नाट्य माच। तो यहाँ पर बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं कि नृत्य और नाट्य। तो नृत्य अगर आता है तो आपको राई टिक करके आना है और नाट्य आता है तो आपको माच लगा के आना है। साथ ही राजकीय गान की बात करें तो सुक्का दाता सबका साथी, यह जो है मध्य प्रदेश का राजकीय गान है और इसके जो रचयिता है उनका नाम है महेश श्रीवास्तव। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है?
तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश को छूती है, गुजरात को छूती है, राजस्थान को छूती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जो है मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इससे जुड़ी कुछ जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। तो उसके यह जो मध्य प्रदेश है, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो यह कुछ इसके पड़ोसी राज्य है जिससे कि इसकी सीमा टच होती है। राज्य की जो सर्वाधिक सीमा है वह उत्तर प्रदेश से, और जो न्यूनतम या सबसे कम सीमा वह गुजरात को छूती है। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले में जो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या है वह 13 है, जिसमें कि मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। और सर्वाधिक सीमा जो है, जैसा कि आपको बता दिया गया, उत्तर प्रदेश के साथ जो है छूती है। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास एमपी का मैप है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यह जो जिले हैं उसको आप देख लेंगे तो आपका जो रिवीजन है वह भी हो जाएगा, और अगर आपको जिले याद नहीं होंगे तो वह भी याद हो जाएगा। तो यह जो वीडियो आप मैप के साथ देखा करिए। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश के जिलों की जो संख्या है वह 10 है, जिसमें मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ। यह कुल 10 जिले हैं जिनकी सीमा जो राजस्थान राज्य है उसको छूती है। महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 9 हुए, जिनमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर है। साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 6 है, जिसमें कि सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट है। और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 2 है, और गुजरात के साथ जो है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। और वह 2 कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है, तो उसमें एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वह कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से मिलती है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो उसका जो है सही जवाब आएगा झाबुआ व अलीराजपुर। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम या विदिशा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मंदसौर। मंदसौर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह जो है यह विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वह होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यह होकर गुजरती है। तो बात करें कि जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है यह स्थित है। तो यह जो है विश्व के कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से, भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। 18, 8 और 14 इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और बात करें उन 14 जिलों से जिनसे कि यह होकर गुजरती है, उनमें है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। पहले जो है शाजापुर से गुजरती थी, लेकिन जब आगरमालवा जो है मध्य प्रदेश का 51वां जिला 16 अगस्त 2013 को बना, उसके बाद जो है शाजापुर से न होकर यह आगरमालवा से गुजरती है। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, यह कुल 14 जिले हैं जहां से यह कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन 14 जिलों में जैसा कि आपको अभी बता दिया गया, एक जिला शाजापुर था, लेकिन शाजापुर से आगरमालवा जो जिला है अलग हो जाने के कारण अब कर्क रेखा शाजापुर की जगह आगरमालवा से गुजरती है। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। साथ ही बात करें तो मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, जिसका उद्गम अमझेरा जो कि धार में स्थित है वहां से होता है। यह जो नदी है पहले राजस्थान में, फिर गुजरात को होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो यह मध्य प्रदेश की जो सीमा पार करते हुए पहले यह राजस्थान में जाती है, उसके बाद जो है गुजरात में जाती है। तो इसका उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया गया है कि यह जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह जो कर्क रेखा को 2 बार किस राज्य में काटती है तो उस राज्य का नाम है गुजरात। तो गुजरात में जो है यह नदी, माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1994, 1995 में जो है मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है, आपको बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 1994-95 में हुई थी।
73 और 74वां जो संविधान संशोधन था उसके पश्चात अनुच्छेद 243(j) के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जो समीक्षा है वह करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो जो वित्त आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243(j) का जो फर्स्ट है उसमें किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री सवाई सिंह थे। तो यह जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही बात करें यहाँ पर जो केंद्र का वित्त आयोग है तो और अभी जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है तो उसकी जो स्थापना है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब की गई थी या उसके जो गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की जो है मंजूरी दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई थी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि जो 15 वित्त आयोग चल रहा है और इसका जो कार्यकाल है 2020 से 2025 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध है। तो यह जो है 2019-20 के लिए भी जो है 14वां वित्त आयोग वैध है। बात करें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम था केसी नियोगी जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो 15वां वित्त आयोग जो कि वर्तमान में शुरू हो चुका है उसके अध्यक्ष का नाम पूछे तो उनका नाम है एन.के. सिंह। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर शहर को कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह जो क्वेश्चन है इसमें भी जो बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि पीथमपुर है वह धार से ज़्यादा इंदौर के नज़दीक है तो इसलिए कई बार ऑप्शन में इंदौर धार दोनों दिए हुए रहते हैं तो जो बच्चे कंफ्यूजन होकर इंदौर को सही करके आते हैं। जबकि जो इसका सही जवाब बनता है वो बनता है यह धार जिले में स्थित है। साथ ही बात करें कि भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है तो चेन्नई को कहा जाता है। चेन्नई शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ पर डेट्रॉइट की बात आई तो डेट्रॉइट क्या है उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। तो डेट्रॉइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है जो मिशिगन प्रांत में डेट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है। तो डेट्रॉइट क्या है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है या एक नगर है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संपूर्ण विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का बृहत्तम निर्माण केंद्र है। तो डेट्रॉइट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है यहाँ पर जो है पूरे विश्व के लिए जो है मोटर गाड़ी या ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसके लिए यह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार जो डेट्रॉइट है अमेरिका का वो विश्व भर में अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार जो पीथमपुर है वो पूरे मध्य प्रदेश में अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इसको जो है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही यहाँ पर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का भी उल्लेख आया है जहाँ पर कि अब नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जो कि यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की जो राजधानी है वह है वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वह डॉलर चलती है। साथ ही जो यह इनके जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनका जो कार्यकाल होता है सिर्फ 4 साल का होता है और एक व्यक्ति जो है 2 बार ही जो है राष्ट्रपति बन सकता है यानी कि 8 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति उस वहां पर राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है या इसका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस खेल से है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मलखंब जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है उससे इसका संबंध है। प्रभाष जोशी पुरस्कार यह मध्य प्रदेश के शिखर खेल अलंकरण में 5वां पुरस्कार है। यह पुरस्कार मलखंब खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 2013 में ही की गई थी और जो मलखंब है उसको 10 अप्रैल 2013 में ही जो है राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो राजकीय खेल जब इसको घोषित किया गया तभी इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कर दी गई थी। और बात करें कि पहला प्रभाष जोशी अवार्ड किसको मिला था तो अजय वागथरिया को जो है
पहला प्रभास जोशी अवार्ड मिला था। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हम इस प्रकार की सीरीज जो है जारी रखें या फिर बंद कर दें। धन्यवाद।